अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अफजाल मुस्तफ़ा और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीखने वाले हैं HTML सिमेंटिक्स के बारे में। HTML सिमेंटिक्स क्या होते हैं ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। और आज की ये जो वीडियो है ये वेब डेवलपमेंट के साथ साथ SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर आए शुरू करते हैं। Afzal Mustafa, awaken your power. Learn the craft. This is your hour. ऑलराइट जी, तो हम आ चुके हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ आके मैं हमेशा की तरह हमारा ये जो डेव फोल्डर है वेब डेव का, इसे मैं VS कोड में ओपन करता हूँ, ओपन विद कोड करके। और यहाँ पर आने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ और उस फाइल को मैं नाम देता हूँ semantics.html। semantic.html को यहाँ क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पर हमारा जो बॉयलर प्लेट कोड है वो एंटर कर लेता हूँ। और बॉयलर प्लेट कोड एंटर करने के बाद मैं हमेशा की तरह इस मेटा टैग को यहाँ से रिमूव करता हूँ फॉर द टाइम बीइंग, और यहाँ से इस लैंग्वेज एट्रीब्यूट को भी रिमूव करता हूँ। और इन्हें रिमूव करने के बाद मैं ये जो टाइटल है इसके अंदर सिमेंटिक्स जो है ये ऐड कर देता हूँ। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ये समझें कि हमारी वेबसाइट का या हमारे वेब पेज का जो स्ट्रक्चर है वो किन चीज़ों के मिलने से बनता है या किस तरह से मैनेज किया जाता है। उसके लिए हम चलते हैं हमारे एपिक पेन के ऊपर, और एपिक पेन के ऊपर जाने के बाद फ़र्ज़ करें कि ये जो है ये एक हमारा वेब पेज है जिसे हम क्रिएट करने जा रहे हैं या जिसे हमने क्रिएट किया है। तो नॉर्मली होता ये है कि जब हम हमारा वेब पेज कोई क्रिएट करते हैं तो उसके ऊपर डिफरेंट सेक्शंस को क्रिएट करने के लिए हम डिव्स जो है वो क्रिएट करते हैं उसके ऊपर। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल में पढ़ा था कि डिव्स क्या होती हैं। तो हम क्या करते थे, फ़र्ज़ करें मुझे यहाँ पर एक हेडर क्रिएट करना है, तो उस हेडर के लिए मैं यहाँ पर एक डिव क्रिएट करता था। आई रिपीट कि मैं हेडर क्रिएट करने के लिए एक डिव क्रिएट करता था और उस डिव को क्लास दे देता था हेडर की, ठीक है। और उसके अंदर उसके बाद मुझे फ़र्ज़ करें उस डिव के अंदर लोगो क्रिएट करना है अगर, तो मैं यहाँ पर उस डिव के अंदर एक और डिव क्रिएट करता था और उसमें लोगो इमेज जो है वो इंसर्ट कर देता था। फिर यहाँ पर एक और डिव क्रिएट करता था और उसके अंदर हमारा जो नेविगेशनल मेन्यू है वो हम असाइन कर देते थे। फिर मैं उस डिव के अंदर एक और डिव क्रिएट करता था यहाँ पर, और हमारे अकॉर्डिंग टू वेबसाइट सोशल मीडिया आइकॉन्स या हमारे जो बटन्स हैं या जो भी डैशबोर्ड टाइप के बटन्स हैं वो यहाँ पर हम असाइन कर देते हैं, इसके अंदर बना देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि मैं नीचे चलता हूँ और यहाँ पर मुझे एक और सेक्शन चाहिए। फ़र्ज़ करें मुझे यहाँ पर एक और सेक्शन चाहिए किसी भी काम के लिए, तो मैं उसके लिए एक और डिव क्रिएट करता था यहाँ पे। उसके बाद मुझे एक और मेन सेक्शन जो है वो क्रिएट करना है, तो मैं क्या करता था उसके लिए एक और डिव यहाँ पे क्रिएट करता था। और उस डिव के अंदर उस डिव को क्रिएट करने के बाद उसके अंदर फिर जितने भी एलिमेंट्स मुझे ऑर्गेनाइज या मुझे जितने भी एलिमेंट्स उसके अंदर क्रिएट करने होते थे, मैं उन तमाम के लिए डिफरेंट एलिमेंट्स या डिफरेंट डिव्स जो हैं वो क्रिएट करके उनके अंदर उस डिव को जो है वो क्रिएट कर देता था। तो मतलब हमने इस तरह से बड़ी डिव्स बनाई और उसके अंदर छोटी छोटी डिव्स जो है वो क्रिएट की और उनके अंदर हमने डिफरेंट कंटेंट जो है अपना वो पुट कर दिया। और इसी तरह सबसे एंड पे फ़र्ज़ करें मुझे यहाँ पर फुटर बनाना है, तो मैं फुटर के लिए एक अलग डिव जो है वो बनाता था और उसके अंदर फिर अकॉर्डिंग टू नीड जो भी कंटेंट रखना था उसको भी हम डिफरेंट डिव्स के अंदर डिवाइड करके यहाँ पर रख देते थे। तो ये सिलसिला इस तरह से चलता था, मतलब एक बड़ी डिव क्रिएट की पूरे सेक्शन के लिए और फिर उसके अंदर छोटी छोटी डिव्स के अंदर अपने कंटेंट को डिवाइड कर दिया। डिव डिव का वैसे लफ्जी मतलब भी डिवीजन होता है, तो मतलब हम छोटी छोटी डिवीजन्स बना लेते थे अपने वेब पेज के ऊपर। तो इस तरह से अब ये काम चल रहा था। अब इसमें प्रॉब्लम एक आती थी छोटी सी, और वो ये है कि जब हम कोई भी वेब पेज क्रिएट करते हैं एक्चुअली, तो वो वेब पेज हमने इंडेक्स करवाना होता है हमारे सर्च इंजन के ऊपर। सर्च इंजन बेसिकली जैसे गूगल है, जैसे याहू है, जैसे बिंग है। तो इन सर्च इंजन्स के ऊपर हमारा वेब पेज जो है जब तक ये इंडेक्स नहीं होगा तब तक ये हमारी सर्च के अंदर शो नहीं होगा। मतलब अगर मेरा वेब पेज गूगल के अंदर इंडेक्स नहीं है, तो गूगल सर्च इंजन पे जाके जब कोई बंदा मुझे सर्च करेगा मेरे वेब पेज मेरी कंटेंट के अकॉर्डिंगली, तो मेरा वेब पेज वहाँ पे अपीयर नहीं होगा, उस रिजल्ट में मेरा पेज शामिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गूगल के पास इंडेक्स ही नहीं है।
अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि गूगल हमारा पेज इंडेक्स करता कैसे है। उसके लिए क्या होता है कि गूगल गूगल के कुछ बॉट्स होते हैं, ठीक है, वो अपने आप ही हर वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, उस वेबसाइट को रीड करते हैं और उस रीड करने के बाद उसको कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और कंटेंट के अकॉर्डिंगली उसको इंडेक्स कर लेते हैं अपने पास। मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि गूगल का एक बॉट जो है वो मेरे पास मेरी इस वेबसाइट पे आता है, उसे हम गूगल गूगल क्रॉलर्स का नाम भी देते हैं हम इनको, गूगल क्रॉलर्स या गूगल बॉट्स। तो ये बॉट जब हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है तो यहाँ पर आने के बाद ये हमारे इस पूरे वेब पेज को रीड करता है। जब रीड करता है तो ऑब्वियसली उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक डिव मौजूद है, मतलब एक डिवीजन मौजूद है और उसके अंदर एक इमेज है, उसके अंदर एक नेविगेशनल मेन्यू है, उसके अंदर एक बटन है, उसके अंदर कुछ इमेजेस यहाँ पर है, कुछ कंटेंट जो है वो यहाँ पर है, कुछ कंटेंट यहाँ पर है और इस तरह कुछ कंटेंट जो है वो यहाँ बॉटम पर है। तो गूगल हमारे उस सारे कंटेंट को रीड आउट करता है और जो फिर उसको समझ आती है, मतलब जो भी उसको समझ आती है उस समझ के मुताबिक वो हमारे कंटेंट को अपने वेब डेटा के अंदर, अपनी डेटाबेस के अंदर इंडेक्स कर लेता है। अब फर्ज करें कि मैंने यहाँ पर ये जो सेक्शन क्रिएट किया है इसको मैंने कोई भी नाम दिया होगा। मिसाल के तौर पर मैंने ये डिव क्रिएट की और डिव क्रिएट करने के बाद इसको एक क्लास असाइन की और उस क्लास को, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हम जब क्लास असाइन करते हैं तो उसे कोई भी नाम दे सकते हैं। तो हम क्या करते थे, मतलब डिफरेंट डेवलपर्स जो हैं वो अपनी अपनी साइकी के अकॉर्डिंगली, अपनी अपनी आदत के मुताबिक या अपनी अपनी रूटीन के मुताबिक डिफरेंट डिव्स को डिफरेंट नाम दे देते हैं। तो गूगल के जो बॉट्स थे वो कंफ्यूज रहते थे इस बात को समझने में कि आया ये जो डिव है ये पर्टिकुलर सेक्शन किस चीज़ के लिए है। मतलब बना तो ये, देखें, वो हमारे स्ट्रक्चर को इस तरह से नहीं जानता कि कौन सी चीज़ ऊपर है, कौन सी चीज़ नीचे है, कौन सी चीज़ आगे पीछे है, कौन सी चीज़ साइड पर है। गूगल के बॉट्स इस तरह से अंडरस्टैंड नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, वो हमारे टैग्स को स्टडी करते हैं। जब वो टैग्स को स्टडी करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ही उसको अंडरस्टैंड करते हैं और अपनी उसी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हमारे पेजेस को इंडेक्स करते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। तो अब फर्ज करें कि किसी कंटेंट क्रिएटर ने या किसी डेवलपर ने इस कंटेंट को कुछ नाम दे दिया, ठीक है, किसी ने इसको कुछ नाम दे दिया, किसी ने इसको कुछ नाम दे दिया और किसी ने इसको कोई नाम दे दिया। तो गूगल के सर्च इंजन्स या गूगल के जो बॉट्स थे, गूगल के जो क्रॉलर्स थे, वो कंफ्यूज रहते थे हमारे डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में समझने में, ठीक है। तो फिर इस चीज़ का एक हल जो निकला वो ये था कि HTML5 के अंदर एक अपडेट आई और वो अपडेट ये थी कि HTML ने कुछ ख़ास किस्म के टैग्स को या कुछ ख़ास किस्म की पोजीशन के लिए कुछ ख़ास किस्म के टैग्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिए। अब वो टैग्स जब इंट्रोड्यूस करवाए तो गूगल और इस तरह के दूसरे सर्च इंजन्स के लिए हमारे वेब पेजेस को अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो गया। किस सेंस में? वो इस सेंस में, मिसाल के तौर पे पहले हम क्या करते थे, पहले हम इस तरह से, यहाँ फर्ज करें कि ये मेरी बॉडी है और इसके अंदर मैं एक डिव क्रिएट करता था और इस डिव के अंदर फर्ज करें कि मैंने हेडर क्रिएट करना है, हेडर का सेक्शन जो है वो रखना है। तो हम इसे क्लास देते थे और इस क्लास के अंदर फर्ज करें किसी ने कंटेनर लिख दिया, किसी ने जो है वो इसको हेडर का नाम दे दिया, किसी ने इसको जो है वो टॉप का नाम दे दिया। तो इस वजह से गूगल के जो सर्च बॉट्स थे वो, या क्रॉलिंग बॉट्स जो थे, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे कि कौन सा कंटेनर किस लिए काम आता है। तो हम डिव बनाते थे और उसी के अंदर सारा डाटा जो है वो रख देते थे। तो फिर हुआ ये कि HTML ने क्या किया, उसने कुछ ख़ास पॉइंट्स के लिए, कुछ ख़ास लोकेशंस के लिए कुछ ख़ास किस्म के टैग्स इंट्रोड्यूस करवा दिए। मिसाल के तौर पे उसने ये कहा कि आप जब भी अपना हेडर क्रिएट करने के लिए जाएं, मतलब जब भी आप अपना हेडर का मेन कंटेंट, मेन डिव जो है वो क्रिएट करने के लिए जाएं, तो आप हमेशा डिव की बजाय एक ऐसा एलिमेंट यूज़ करें जिसका नाम ही हेडर हो। मतलब उसने क्या किया, हमें हेडर नाम से एक एलिमेंट दे दिया इस तरह से, और ये फर्ज करें ये साइड बार थी तो उसने कहा कि इसको आप असाइड के टैग के लिए का टैग जो है वो यूज़ करें, मतलब इसकी मेन डिव क्रिएट करने के लिए असाइड का टैग यूज़ करें। ये अगर आपका मेन सेक्शन है तो इसकी मेन डिव क्रिएट करने के लिए आप मेन टैग यूज़ करें इस तरह से।
और इसी तरह से अगर ये आपका फुटर है तो फुटर के लिए आप फुटर का टैग जो है वो यूज करें। अब देखें इससे हुआ क्या। पहले तो ये बात समझ लें कि हेडर टैग के अंदर और डिव टैग के अंदर टेक्निकली कोई डिफरेंस नहीं है। आई रिपीट कि हेडर टैग में और डिव टैग में टेक्निकली कोई डिफरेंस नहीं है। मैं एक दफ़ा फिर से आपको ये बताने की कोशिश करूं कि जो हमारा हेडर टैग है, फर्ज करें मैंने यहाँ पे एक डिव टैग क्रिएट किया और इसी तरह से मैंने यहाँ पे एक हेडर टैग क्रिएट किया, तो टेक्निकली इन दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस अगर है तो वो सिर्फ ये है कि हम जब भी हेडर क्रिएट करेंगे तो उसके लिए जो डिव हम यूज करेंगे, सिमेंटिक डिव, उसका नाम ही हेडर है। आई रिपीट, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि हम यहाँ पर जो मेन डिव क्रिएट करते थे अपना हेडर कंटेंट बनाने के लिए, उसके अंदर अब हम क्या करेंगे। मैं मिसाल के तौर पे इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से और एक दफ़ा फिर से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि ये हमारा वेब पेज है, ये हमारा एक मेन वेब पेज है। उसके लिए मैंने क्या करना था, मैंने यहाँ पर एक हेडर क्रिएट करना था। तो पहले हम क्या करते थे, पहले हम यहाँ पर इस तरह से एक डिव क्रिएट करते थे। अब हम क्रिएट तो डिव ही करेंगे लेकिन उसका नाम हम जो है वो हेडर यूज़ करेंगे। मतलब मैंने यहाँ पर एक हेडर टैग जो है वो यूज़ किया और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम उसके अंदर डिफरेंट डिव्स जो हमने बनानी है वो हम डिव टैग को यूज करते हुए बनाएंगे। मतलब मैं एक डिव यहाँ बनाऊंगा, मैं एक डिव यहाँ बनाऊंगा और फिर एक डिव जो है वो यहाँ पर बना लूंगा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक नीड्स। फिर इसी तरह से फर्ज करें कि मुझे एक एक साइड बार जो है वो क्रिएट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक डिव बनाने की बजाय मैं यहाँ पर एक टैग यूज करूंगा जिसका मैं नाम ही साइड बार यूज करूंगा और वो नाम साइड बार की बजाय असाइड है। तो मैं यहाँ पे असाइड नाम का एक टैग जो है ये यूज करूंगा। इसी तरह फर्ज करें कि मुझे यहाँ पर एक और जो मेन कंटेंट है मेरी वेबसाइट का, मुझे यहाँ पर वो क्रिएट करना है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पर डिव क्रिएट करने की बजाय एक ऐसा टैग यूज़ करूँगा जिसका नाम ही मेन टैग है। और इसी तरह अगर मुझे हेडर फुटर क्रिएट करना है यहाँ पर सबसे नीचे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अब डिव बनाने की बजाय या डिव टैग को यूज़ करते हुए ये कंटेनर बनाने की बजाय मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर फुटर टैग यूज़ करूँगा। काम ये वही करेगा जो डिव का मेन कंटेंट करता था या डिव का मेन एलिमेंट, डिव एलिमेंट जो काम करता था ये वही काम करेगा फुटर भी। ये असाइड बार भी वही काम करेगा जो डिव करता है। मेन का भी काम वही है जो डिव का है, हेडर का काम भी वही है जो डिव का है। बस ये सिमेंटिक हो चुके हैं। सिमेंटिक मतलब अब इनको स्पेसिफिक नेम्स असाइन किए जा चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर पोजीशन या विद रिस्पेक्ट टू देयर कंटेंट। अब उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि गूगल के क्रॉलर्स जब हमारे इस वेब पेज पर आएंगे तो यहां पर आने के बाद जब वो इस सेक्शन पर जाएंगे तो वो इसके नाम से ही समझ जाएंगे कि ये हेडर क्रिएट किया गया है। जब वो यहाँ पर जाएंगे तो वो समझ जाएंगे कि ये मेन कंटेंट इस वेब पेज का जो है वो इस एरिया में मौजूद होगा। इसी तरह जब वो इस पोर्शन पर जाएंगे तो वो समझ जाएंगे कि इस पोर्शन के अंदर या इस कंटेनर के अंदर जितना भी कंटेंट है वो बेसिकली वो कंटेंट है जिसे साइड बार के अंदर रखा जाता था। और जब वो इसी तरह इस सेक्शन पर क्रॉल करते करते पहुंचेंगे तो उनको ये आइडिया क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर जो कंटेंट पड़ा हुआ है वो कंटेंट है जो फुटर के अंदर यूज किया जाता है। तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो ये कि उनको हमारे वेब पेज को क्रॉल करना आसान हो जाएगा और दूसरा ये कि हमारी इंफॉर्मेशन उस गूगल क्रॉलर तक ज़्यादा बेहतर अंदाज में पहुंचेगी और फिर वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में हमारे वेब पेज को ऑर्गेनाइज्ड वे में इंडेक्स कर सकेगा। जब वो ऑर्गेनाइज्ड वे में इंडेक्स करेगा तो फिर हमारी रैंकिंग भी इंप्रूव होने के इम्कानात जो है यहाँ पर मौजूद हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जो एसईओ करने वाले आजकल लोग हैं, जो एसईओ के एक्सपर्ट्स हैं, वो अपने डेवलपर से जब वेबसाइट्स बनवा रहे होते हैं तो वो फोकस करते हैं इस बात के ऊपर, वो एम्फसाइज करते हैं इस बात के ऊपर कि हमारी वेबसाइट के ऊपर आपने सिमेंटिक टैग्स को यूज करना है ताकि बाद में जब कभी वो एसईओ की एफर्ट्स करें तो उनको उसका ज्यादा फायदा हो सके। क्यों? क्योंकि जब वो सिमेंटिक टैग्स यूज किए जाएंगे किसी भी वेबसाइट के ऊपर
विद इंस्टेड ऑफ डिव, मतलब डिव की बजाय जब सिमेंटिक टैग्स यूज किए जाएंगे तो गूगल के या किसी भी सर्च इंजन के क्रॉलर्स के लिए या बॉट्स के लिए उस वेब पेज को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। रीड आउट तो वो पहले भी करते थे, रीड आउट तो वो अब भी करेंगे, लेकिन वो समझ ज़्यादा बेहतर अंदाज में सकेंगे कि हमारे वेब पेज के किस सेक्शन में कौन सा कंटेंट जो है ये पड़ा हुआ है। और जब वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में हमारे वेब पेज को क्रॉल करेंगे तो उतने ही बेहतर अंदाज में फिर उसको इंडेक्स करेंगे, और जितना बेहतर अंदाज में वो इंडेक्स करेंगे उतने ही इम्कानात ज़्यादा हैं कि हमारी वेबसाइट या हमारे उस वेब पेज के जो रैंकिंग है वो बेहतर हो सकेगी, वो इम्प्रूव हो सकेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सिमेंटिक्स का ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेहतर अंदाज में समझ आया होगा, और अगर समझ आया है तो आज से कोशिश कीजिएगा कि आप जब भी किसी स्पेसिफिक कंटेनर को या किसी स्पेसिफिक पोर्शन को क्रिएट करने लगे तो चेक कर लीजिएगा कि क्या इसके लिए कोई सिमेंटिक टैग अवेलेबल है। अगर कोई सिमेंटिक टैग अवेलेबल है तो मेक श्योर कीजिएगा इस बात को कि आप वो सिमेंटिक टैग उस पोर्शन के लिए यूज करें। इससे आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो बेहतर हो सकेगी, वो इम्प्रूव रहेगी। उसके बाद आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस सेक्शन के लिए कोई भी सिमेंटिक टैग जो है वो अवेलेबल है और किस पेज के लिए या किस सेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है। तो उसका एक बेहतरीन तरीका है, आप गूगल पे जाएं और सिमेंटिक्स या HTML सिमेंटिक्स लिख के एंटर करें। HTML सिमेंटिक्स, ये W3 स्कूल्स की वेबसाइट जो है ये आपके सामने आ जाएगी, और ये देखें यहाँ पर ये जो कुछ सिमेंटिक्स टैग्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, आप सिर्फ एक दफ़ा अगर इनको गो थ्रू कर लेंगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, क्योंकि एक तो इनकी क्वांटिटी बहुत कम है और दूसरा इनका जो यूज़ है वो बहुत ही आसान है। अगर आप इस इमेज को भी गौर से देखें तो देखें यहाँ पर उसने शो किया कि ये एक हेडर है, यहाँ नेविगेशनल बार है, ये सेक्शन है, ये आर्टिकल है, ये असाइड है, ये फुटर है, वगैरह वगैरह। तो जो भी सेक्शन आप क्रिएट करने लगे सिर्फ ये चेक कर लीजिएगा कि क्या उसके लिए कोई ऐसा टैग अवेलेबल है जो सिमेंटिक हो। मिसाल के तौर पर अगर आप आर्टिकल लिखने जा रहे हैं तो आर्टिकल का जो सारा का सारा कंटेंट है उसे मेन आर्टिकल टैग के अंदर इनक्लूज कर दें। जो साइड बार्स हैं उनके लिए असाइड यूज़ करें, किसी चीज़ की डिटेल देनी है तो उसके लिए डिटेल्स यूज़ करें, कोई फिगर, कोई ग्राफ, कोई इमेज आपने लगानी है तो उसके लिए फिगर का जो टैग है ये यूज़ करें, और उसकी कैप्शन के लिए फिग कैप्शन यूज़ करें, फुटर के लिए फुटर है, हेडर है, मेन कंटेंट के लिए मेन है, मार्क ये बेसिकली टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह नेव है, सेक्शन जैसे डिव होती है वैसे ही सेक्शन है, तो आप डिफरेंट सेक्शंस क्रिएट करने के लिए सेक्शंस का टैग यूज़ करें। समराइज करना है, अगर आपने किसी चीज़ को अपने आर्टिकल को एंड पे आके समराइज कर रहे हैं तो उसके लिए समरी का टैग यूज़ करें। और इसी तरह टाइम का टैग जो है, जो हमने पढ़ा भी था इनपुट फील्ड के अंदर, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये चंद एक सिमेंटिक टैग्स हैं जिनको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी वेबसाइट, एक आपका जो वेब पेज है वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रहेगा। किसके लिए? गूगल सर्च इंजन के लिए, मतलब किसी भी सर्च इंजन के लिए। और जितना ज़्यादा आपका पेज ऑर्गेनाइज्ड रहेगा किसी भी सर्च इंजन के लिए, उतने ज़्यादा इम्कानात हैं कि आपका पेज बेहतर इंडेक्सिंग करेगा और उतने ही ज़्यादा इम्कानात हैं कि उसकी रैंकिंग भी इम्प्रूव होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस थ्योरेटिकल लेक्चर से आपने सिमेंटिक्स के बारे में और एसईओ के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर ऐसा है तो हमें एक थम्स अप कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Absol Mustafa, awaken your power.